हमारा पटना का ही नालंदा तक्ष महाविद्यालय बहुत प्रसिद्ध है। अभी उसे वापस से संगठित करने की चेष्टा की जा रही है। वहां पर बाहर से लोग, बड़े बड़े लोग इस भारत की संस्कृति को जानने के लिए उपस्थित हुआ करते थे, आते थे। क्या हुआ? हम लोग कहाँ खो गए? हमारी संस्कृति क्यों नष्ट हो गई? इसके पीछे कोई तो विशेष धक धक हो रहा है, इसको बंद करो। इसके पीछे कोई तो विशेष कारण होगा कि हम लोग क्यों अपनी संस्कृति को भूल गए। देखिए, किसी भी देश की संस्कृति, धक धक बाद में आवाज नहीं होनी चाहिए। हम लोग किसी भी देश, बुलाइए, ठीक करेगा। कोई बात नहीं, चलिए बीच में। किसी भी देश की संस्कृति 3 बातों से जानी जाती है। किसी भी देश की संस्कृति को हम 3 चीजों से जान सकते हैं। वो तीनों चीजें हमने सोचा, एक तो कम करना, इको बंद करना। अरे समय, क्योंकि जब बोलो उसके बाद उसकी आवाज गूंजती ना, तो उसमें वो आनंद नहीं आता है। क्लियर वॉइस होनी चाहिए। किसी भी देश की संस्कृति को हम 3 भागों में, 3 विषयों में वितरित कर सकते हैं, बांट सकते हैं। ठीक है। और मैं बहुत सरल और आसान शब्दों में अपने प्रवचन को दूंगी, ताकि मेरी माताएं, बहनें जो भी यहाँ बैठी हैं, नई आई हैं आज समाज में, वो भी उसको आसानी से समझ सके। हमारा जो संस्कृति थी, भारतीय संस्कृति थी, जिसको पुनर्जीवित करने के लिए ही मेरे ऋषिवर दयानंद का शायद जन्म हुआ था, और उन्होंने अपना सारा जीवन उसके लिए अर्पित कर दिया था। और यही वचन उन्होंने अपने गुरु को दिया था कि गुरुवर, मैं आज देश की बिगड़ी हुई संस्कृति को वापस पुनर्जीवित करके आपके गुरु ऋण से ऋण होऊंगा। हमने अपनी संस्कृति को कहाँ खो दिया? हमारी किसी भी देश की आप समझ लीजिए संस्कृति 3 बातों से जानी जाती है। ये मेरा अपना विचार है। वहाँ का भोजन, वहाँ की भूषा और वहाँ की भाषा, तीनों चीजें, भोजन, भूषा और भाषा। आज मैं, ये तो चलो अपनी मधुबनी अच्छी जगह है, बिहार है, कई ऐसी जगहों पर अभी भी संस्कृति कायम है। सबसे पहले हम इसी को ले लेते हैं, हम अपने भोजन को ले लेते हैं। आज शहरों के अंदर कितने घरों के अंदर शुद्ध भोजन बनता है, कितनी वो परंपरागत चीजें बनती हैं। हमें याद है जब दिवाली आती थी, माता श्री 1-1 महीना पहले से लग जाते थे, ये बना वो बना। आजकल सब कुछ बाजार में मिलता है, बच्चों को पता ही नहीं है कि किस त्योहार के ऊपर क्या चीज अच्छी बनती है अपने घर में, और ना वो उसको खाना पसंद करते। कहते ये सब चीजें अब हमें अच्छी नहीं लगती, हमें तो बाजार से पिज्जा ला दो, बर्गर ला दो, बस ये ला दो। उन्हें घर की बनाई हुई माता श्री की चीजों का आज वो मान सम्मान ही नहीं है। और हम इंतजार करते थे कब त्योहार आएगा, कब माता जी पपड़ी बनाएंगी या गुंजिया बनाएंगी, ये बनाएंगी वो बनाएंगी। एक छोटा सा उदाहरण इस बात का देती हूँ कि आजकल के बच्चों की संस्कृति क्या हो रही है। आप लोगों को पता है, हम लोग एक मीटिंग में गए थे, गुरुकुल के अंदर एक गेम पार्टी चल रही थी। तो उस पार्टी में ये था, आपने देखा होगा, वो पासिंग द पार्सल गेम खेलते हैं। एक बॉल होती है छोटी सी, उसको आगे बढ़ाते जाते हैं, संगीत चलता जाता है। जैसे ही संगीत बंद होता है तो जिस व्यक्ति के पास वो बॉल होती है, उसको उसमें लिखा हुआ कुछ न कुछ बोलना पड़ता है। बहुत ध्यान से देना, बड़ी छोटी सी बात है, लेकिन आप ध्यान देंगे तो आपको इसकी गूढ़ता में नजर आएगी। तो ऐसे ही वो बच्चों की पासिंग द पार्सल गेम चल रहा था। तो एक बच्चे के पास जाके वो बॉल रुकी, तो उस बच्चे को बोला गया, उसमें लिखा हुआ होता है कि अपनी कोई भी 5 पसंदीदा
व्यंजन के नाम बताओ। समझ गए ना? अपनी पसंद की खाने की 5 चीजों के नाम बताओ। आप और हम होते तो शायद कुछ बताते। आप विश्वास नहीं करेंगे, आचार्य जी उस बच्चे ने 5 नाम गिनाए, उसमें एक भी भारतीय व्यंजन या माँ के हाथ का बना हुआ व्यंजन नहीं था। उसने गिनाया पिज्जा, बर्गर, मैगी, पास्ता और पता नहीं क्या, वो 5 चीजें उसने गिनाई। उसमें कहीं भी ये नहीं था खीर, पूरी, हलवा और पकौड़े, जो हमारी संस्कृति के, जिसको खाने के लिए विदेशों से भी लोग यहाँ आते। बताइए कहाँ जा रही है हमारी से, हम कहाँ ले जा रहे हैं अपने बच्चों को? आज हमारे बच्चों को ये नहीं पता कि खीर पूरी कभी भी घर में बनती थी क्या। कभी मेरी माँ कभी त्योहारों पर गुजिया बनाती थी, पपड़ी बना, उन्हें तो पिज्जा चाहिए, बर्गर चाहिए, मैगी चाहिए। और आज यही कारण है कि आप अखबार में पढ़िएगा कि छोटे छोटे बच्चों को भी हार्ट अटैक आ रहा है, जॉइंट्स पेन हो रहा है, उनकी इतनी तबीयत खराब हो रही है। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता ये माता पिता क्यों अपने आप को इतना गर्द में गिरा रखा है, सोए पड़े हैं। पता है बच्चों की तबीयत खराब हो रही है और डॉक्टर्स भी अब तो कहते हैं कि ये सब चीजें यदि खाना बंद नहीं करा तो देश के अंदर बच्चों के मरने की जनसंख्या बढ़ती जाएगी, संख्या बढ़ती ही जाएगी। आज छोटे छोटे बच्चों में देख लीजिए, हमारी उम्र में आके कुछ होता है तो चलो ये तो स्वाभाविक बात है, लेकिन आज छोटे छोटे बच्चों को भी देख लिया आप, जॉइंट्स पेन है, उनके सिर में दर्द रहता है, उनको माइग्रेन हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि हमारा जो खान पान, भारतीय संस्कृति की एक खान पान की परंपरा थी, वो कहीं ना कहीं शहरों में तो बिल्कुल नष्ट हो चुकी है। यहाँ तक हाल ये है, मैं देखती हूँ परिवारों में, तब ये अनुभव करती हूँ कि कहाँ जा रही है हमारी संस्कृति। माता ने पूरा खाना बना के रख रखा है, दाल, सब्जी, रोटी, चावल। बच्चा कॉलेज से आ रहा है, स्कूल से आ रहा है कि क्या बनाया मम्मी? कि बेटा ये सब्जी है, ये रोटी है, ये चावल है, ये नहीं खाना। फटाफट मोबाइल उठाया, ऑर्डर करा और बाहर से पिज्जा और बर्गर मंगाया। बेचारी माँ का बना हुआ हाथ का खाना यूं कहीं रसोई में पड़ा है और वो ऑर्डर देके अपना खाना बाहर से मंगा रहा है। बताइए फिर आप कहते हैं हमारी भारतीय संस्कृति की रक्षा हो रही है? कैसे हो रही है? हम अपने बच्चों को भोजन तक भी नहीं कराना सीख रहे। पहले तरसते थे, आपके माँ बच्चे तो अभी भी तरसते होंगे। जो इस संस्कृति के, मेरी बहनें बैठी हैं जो इस संस्कृति की रक्षा कर रही हैं, उनके बच्चे तो अभी भी कहते होंगे माँ आज ये बना दो, माँ आज ये खाने में बना दो। और इस बात का उदाहरण जब हमारे बच्चे बाहर चले जाते हैं ना, अमेरिका में चले जाते हैं, इंग्लैंड में बाहर पढ़ने चले जाते हैं, वहाँ उनको हमारी कीमत पता चलती, तब उन्हें पता चलती कि हम क्या बनाते थे। मैं छोटा सा उदाहरण देती हूँ। एक बार अमेरिका से मेरी पुत्रवधू का फोन आया कि माता जी वो रेसिपी बता दो ना जो ये कह रहे हैं, शीशी कह रही कि जैसे मम्मी बनाती थी वो सिंपल मसूर की दाल और बिना प्याज लहसुन के घी का तड़का, मुझे बता दो कैसे बनाती थी। ये 2 दिन से पीछे पड़ रहे, मुझे तो मम्मी के हाथ की जो ऐसी दाल होती है वो ही खानी। तो कहीं ना कहीं जब हम बच्चों को खिलाते हैं प्यार से तो उनको वहां जाके याद आता है। हम अपने बच्चों में संस्कार को देना सीखें। हमारी संस्कृति, सभ्यता सारी धीरे धीरे नष्ट होती जा रही है। देख, लोग कहते हैं वेदों की ओर लौटो। मेरे ऋषिवर ने क्या नारा दिया था जी? बोलिए, वेदों की ओर लौटो। मैं कहती हूँ आज, अरे हमें वापस दयानंद की ओर लौटो। हम दयानंद को ही भूल गए जिसने कहा था वेदों की ओर लौटो। अरे हम तो उस वेदों के उधर लौटाने वाले ऋषि को ही भूल गए। बताइए कितने लोग हैं? शायद गिनती पे 1 या 2 गिना दूंगी जो ऋषिवर के सिद्धांतों पर अभी भी अपने जीवन का बलिदान देने के लिए तैयार रहते हैं। हमारे सुशील जी जैसे और भी 2-4। देखिए, प्रवचन करना अलग बात है, लेकिन उसके अंदर अपने आप को समर्पित कर देना उस संस्कृति के लिए, दोनों में बहुत अंतर है। मैं कह के चली जाऊंगी, कुछ बात नहीं है, लेकिन जो रात दिन इसके अंदर अपने आप को खटाता है, लगाता है,
वो व्यक्ति कह सकते हैं कि हाँ, दयानंद को जीवित रखने में सक्षम है। थोड़ा हम देखते थे पिताश्री को, सर्दी हो, बरसात हो, धूप हो, कुछ भी हो, साइकिल उठाइए, साइकिल से दूर दूर के गांव में प्रचार करने जा रहे हैं, लगे हुए हैं। न सर्दी देखते थे, न गर्मी देखते थे। आज हम लोगों को वैसे प्रचारक कहाँ मिलते हैं? पहले के भट्टों के गर्दन अपने कंधे, ये तो मैं अपने समय की बात कर रही हूँ और मैं दावे से खाती हूँ कि जो हमारे समय का आर्य समाज का वो स्वर्णिम अवसर था, स्वर्णिम पीरियड था। जो हमने आर्य समाज का रूप देखा है, ऋषि दयानंद के जो मंतव्यों के ऊपर मरते हुए लोगों को देखा है, वो स्वर्णिम काल था हमारे आर्य समाज का। आज तो उस समय के बहुत गिने चुने लोग रह गए। हम बोलते तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए करते क्या हैं? हमें सारे सुख चाहिए, हमें सारे साधन चाहिए। ठीक है, एक उम्र के बाद आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आप उन साधनों को, आपकी मजबूरी है लेना। तो मैं विचार कर रही थी, मैंने आपसे कहा हमारी संस्कृति बचेगी कैसे? भाषण तो बहुत दे देते हैं संस्कृति के ऊपर, लेकिन उसके वो भी तो कारण भी तो बताइए, उसके उपाय भी तो बताइए कि हम कैसे बचा सकते हैं अपनी संस्कृति को। मैंने बताया था 3 ही चीजों से किसी भी देश की संस्कृति जानी जाती है। भोजन से जानी जाती है। आज हमारा भोजन बिल्कुल भ्रष्ट हो गया, जगह जगह ठेलों के ऊपर अंडा, मांस ये सब बिक रहा है, जबकि मेरे ऋषिवर ने इसका बिल्कुल निषेध किया था। यहाँ तक कि आप विश्वास नहीं करेंगे, ऐसे ऐसे आर्य परिवार देखे हैं जिनके पिता प्रधान हैं, मंत्री हैं, लेकिन परिवार के अंदर वही सब चलता है। मांस भी चल रहा है, अंडा भी चल रहा है, रात में माता का जागरण भी हो रहा है। कहाँ गए? तभी कहते हो ऋषि की ओर लौटो। ऋषि ने कहा वेदों की ओर लौटो। इस समय जो सबसे ज्यादा आवश्यकता है वो है वापस महर्षि दयानंद के विचारों की तरफ लौटो, वरना हम लोग कहीं के भी नहीं रहेंगे। जब हमारा भोजन बिगड़ गया, हमारी भूषा बिगड़ गई। आज आप शहरों में जाके देखिए क्या हाल है लड़कियों का। शर्म आती, हमें शर्म, महिला होते हुए हमें शर्म आ जाती उनको देखने में, तो पुरुष का तो क्या हाल होता होगा। यहाँ तक के कपड़े, यहाँ तक के कपड़े, कोई उनकी भूषा है ही नहीं। बहुत सुंदर चीज पढ़ रही थी मैं एक बार, माँ का आंचल क्या होता था, तो उसमें यही था कि अब तो वो आंचल ही नहीं है। पहले तो साड़ी गई, फिर सूट भी गया, अब जीन्स पे आ गए, और अब जीन्स भी जा रही है, शॉर्ट्स पे आ गए। माता का आंचल कहाँ ढूंढेगा बच्चे का? बहुत अच्छी बात पढ़ रही थी कि माँ का आंचल क्या होता था। खाली वो आंचल नहीं होता था, वो बच्चे के लिए शर्म से छुपने की जगह होती थी। पहले घर में कोई आता था तो बच्चे शर्मा जाते थे, तो जाके माँ के आंचल में छुप जाते थे। बच्चे के आंसू आ रहे हैं तो माँ का आंचल उस आंसू को पहुंच देता था। बच्चे की नाक भी बह रही है तो माँ का आंचल उसको भी पहुंच देता था। रसोई में काम करते करते हाथ पहुंचने का काम भी माँ का आंचल कर देता था। कहाँ ढूंढो उस माँ के आंचल को जाके? कहाँ है वो आंचल जो जिसमें वो बच्चा छुप जाए शर्म से, जिसमें बच्चे अपना आंसू पहुंच ले, जिसमें माँ अपने हाथ पहुंच ले। सारी घर परिवार की अमानत उस आंचल के अंदर होती थी। अब आज वो भूषा ही नहीं रही, वो आंचल ही नहीं रहा। तो बताइए मेरी संस्कृति देश की कैसे बचेगी? अरे जिनकी नकल आपके बेटे बेटियां आजकल कर रहे हैं, अरे उसको तो उन कपड़ों को पहनने के लिए लाखों करोड़ों रुपया मिलता है। तुम्हारी औलादों को क्या मिलता है? सिवाय व्यभिचार के और लोगों की गंदी नजर के अलावा और कुछ नहीं मिलता। और यहाँ तक कि मैंने देखा है स्वयं पिता अपनी पुत्री को ऐसे ऐसे वस्त्र पहनाकर बड़े गौरवान्वित होते हैं, मॉल में ले जाते हैं, जो सबसे छोटा कपड़ा बेटी पसंद करती है ले ले बेटा, कोई बात नहीं।
पिता ये तक नहीं कहता कि तेरा अंग प्रदर्शन समाज के लिए एक कुरीति बन जाएगा, कुदृष्टि की दृष्टि से लोग लेते हैं, फिर कहते हैं कि आज समाज में इतने बलात्कार हो रहे हैं, व्यभिचार हो रहे हैं। लड़कियां बड़ा अच्छा जवाब देती हैं। मैं देखिए सामाजिक प्रवृत्ति की बात करती हूँ जो समाज में देखती हूँ, ताकि सबके समझ में आ जाए, आपको सोचने पर विवश हो जाए कि हम लोग को क्या करना है। आज समाज किस दिशा में जा रहा है। जो सबसे छोटा वस्त्र होता है वो पुत्री पसंद करती है और स्वयं पिता उसको लेके देता है और कहता है पहले ट्रायल रूम में जाके देख ले, अच्छा तो लग रहा है ना। ये पिता कह रहा है, ये भाई कह रहा है। और एक समय था, याद आती है वो दिन, एक समय था जब मैंने और मेरी छोटी बहन ने, हम 2 बहनें थी, बहुत समय पहले बड़े शौक में आके सुनील जी बिना बहू का कुर्ता सिलवा लिया था। आप विश्वास नहीं करेंगे, ईश्वर साक्षी है, दूसरे दिन उस कुर्ते के टुकड़े टुकड़े करके भाई ने फेंक के सड़क पे फेंक दिया था कि आज तो पहना है, आज के बाद कभी देख लिया ना तो तुम्हें निकाल के ना घर से बाहर कर दी। ये संस्कृति थी मेरे देश की। और आज पिता खुद कहता है कि चल जितने छोटे से छोटे वस्त्र पहनने हैं पहनते रहे। आज बेटी पिता को भी यार कह के बुलाती है, भाई को भी यार कह के बुलाती है। यार का मतलब पता है? हम पिता के सामने आंख उठाकर नहीं देख सकते थे। शायद आप में से मेरी बहनें बैठी हैं उस समय की, मेरे भाई बैठे हैं, हम पिता के सामने आंख नहीं उठा सकते थे। पिता, पता चलता था पिताजी आ रहे हैं तो सब अपने अपने काम में इधर उधर जैसे चूहे बिल में घुस जाते हैं, ऐसे डर के मारे घुस जाते। एक वो संस्कृति थी। हम अपनी संस्कृति से कहां भागते जा रहे हैं। बड़ी बड़ी बातें बताने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अपनी संस्कृति को बचाने के लिए हम क्या, और उस संस्कृति को आप और आप ही बचा सकते हैं, कोई बाहर का व्यक्ति नहीं आएगा। हमारी संस्कृति बीच में इतनी खराब हो गई कि विदेशों ने हमारे ऊपर आक्रमण करे और हम लोग चूहों की तरह दब के इधर उधर घुस जाते थे। जब सोमनाथ महालय पे गजनवी ने हमला करा था तो उस समय क्या हुआ था? ये लोग कहते तो हैं कि आप मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, अब भी करेंगे क्योंकि उसकी सच्चाई बता दो। उस समय उसके अंदर सोमनाथ महालय में जितना धन था, कहते 17 बार गजनवी अपने ऊंटों और घोड़ों पे लाद लाद के अपने वहां लेके गया था। और बाद में, और वहां के पुजारी ये जो कारपेट पीछे रहते हैं ना, उनमें लपेट लपेट के अपने आप को कोनों में खड़े हो गए थे। मेरे को अभी भी याद है जब हम ग्रेजुएशन BA में मैंने हिंदी लिटरेचर ले रखा था तो एक उपन्यास था आचार्य चतुर्सेन शास्त्री जी का सोमनाथ महालय। आज भी वो मेरे दिमाग में है। वो ऐसा चित्रित हो रहा था कि वहां के पुजारी और पंडित उस कारपेट में लिपट के कोने में खड़े हो गए कि ये शिव जी बैठे हैं ना, अपने आप रक्षा करेंगे। और शिव जी ने कुछ नहीं करा, आराम से मोहम्मद गजनवी जितना धन लूट सकता था, जितना सोने की मूर्तियां लूट, उस समय मेरा देश सोने की चिड़िया था, अपार धन था इस देश के अंदर, अपार धन था। और इसी के विदेशों की नजर हमारे भारत पर रहती थी, जो जितना लूट के ले जा सकता था लूट के ले जा। और बाद में यही गजनवी, ध्यान देना, यही गजनवी अपने किताब में लिखता है अपने देश में जाकर कि जितने हमारे सैनिक नहीं थे उससे ज्यादा वहां पर व्यक्ति थे। यदि एक एक व्यक्ति भी एक एक पत्थर उठा के हमें मारता तो हम वहां से कुछ भी नहीं लेके आ सकते और हार के वापिस आ जाते। बोलिए कि अभी मूर्ति पूजा में क्या दम है? ये खुद गजनवी ने लिखा है कि वहां इतना अपार जनसमूह था सोमनाथ में कि एक व्यक्ति भी एक पत्थर उठा के एक एक सैनिक को मारता तो हम लोग एकदम पीछे हट जाते, वहां से कुछ भी लेकर नहीं आ सकते थे। हमारी संस्कृति इस तरह से बर्बाद हुई। हम लोगों ने अपने आप को उन पत्थरों के हवाले कर दिया कि जो करेंगे ये करेंगे, हम तो बैठे हैं आराम से, और वो क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे। जड़ तो जड़ ही रहेगा, चेतन चेतन ही रहेगा। हम चेतन होते हुए भी हमने अपने आप को जड़ बना दिया।
कि जो करेगा ये करेगा, हम तो बैठे हैं आराम से, पुजारी जी अपने तख्त पे बैठे हुए, उन्हें नहीं मतलब है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, वो तो अपना तख्त पे बैठे हुए और अपनी बस दक्षिण और उसको गिनने में मस्त है। हमारी संस्कृति यहाँ बर्बाद हुई, हमारा भोजन गया, हमारी भूषा गई, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। हमारे कहते हैं ना कहावतें, जब जागो तभी सवेरा। अब तो जाग जाओ बहनों, अब तो जाग जाओ मेरे भाइयों, अपने बच्चों को सुधार लो, अपने कंट्रोल में कर लो। कंट्रोल में करने का ये मतलब नहीं है कि आप तानाशाही बन जाओ। कहते हैं कि बच्चा जब जवान हो जाता है तो वो मित्र के समान हो जाता है, पुत्री जब बड़ी हो जाती है तो एक सहेली की तरह हो जाती है। लेकिन मित्र और सहेली को भी तो देख के बनाना है, या उनका जीवन बर्बाद कर देना है। हम तो जो बाहर के मित्र बनते हैं उनमें भी कोई बुराई देखते हैं तो उसे सुधारने की कोशिश करते हैं। आप अपने घर के बच्चों को भी नहीं सुधार सकते। एक बार कानपुर से शायद कहीं से प्रवचन 7 दिन का अपना करके मैं दिल्ली लौट रही थी, तो ट्रेन में थी, तो मेरे सामने कुछ व्यक्ति बैठे हुए थे। उनमें से जैसे एक ट्रक ड्राइवर था, एक उसका सहायक था, तो वो लोग ताश वगैरह खेल रहे थे, खेलते रहे। सायंकाल का समय हुआ तो जैसी आदत है मैंने वहीं सीट पर बैठ के अपना संध्या आंख बंद करके प्रारंभ कर दी। तो शायद वो उसी से प्रभावित होकर या कैसे मुझसे वार्तालाप करने लगे। वार्तालाप उन्होंने नहीं करा, एक व्यक्ति ने सिगरेट सुलगाई। मुझे सिगरेट और बीड़ी का धुआं बिल्कुल भी नहीं आता है सब। तो मैंने उस बच्चे से कहा, बेटा ये सिगरेट क्यों पी रहे हो? देखिए व्यक्ति का प्रभाव ऐसा नहीं है आप कहीं भी नहीं पड़ता है। आपका अपना हो तो अवश्य प्रभाव पड़ता है, आप प्रभावशाली हो। उस बच्चे से मैंने कहा, बेटा ये सिगरेट क्यों पीते हो? तो उसने जवाब दिया, सुनील बस बहन जी, उस समय तो बहन जी संन्यास में, माता जी बस टाइम पास करने के लिए पी रहे हैं। तो मैंने कहा आप थोड़ी देर पहले ताश खेल रहे थे ना? कहते हाँ। तो मैंने कहा सिगरेट से तो वो ताश टाइम पास करना ज्यादा अच्छा है, कम से कम आसपास के लोगों का आपका ये धुआं तो नहीं आ रहा है, पोल्यूशन तो नहीं हो रहा है। फिर मैंने भावनात्मक ढंग से उस बच्चे से पूछा, मैं आप दिल्ली जा रहे हो? मैं हाँ जी। तो मैंने कहा दिल्ली क्यों जा रहे हो? तो कहने लगा अभी अभी ना मेरे पुत्र हुआ है, वो 4 दिन का है, मैं उसको देखने जा रहा हूँ। मेरे को नस समझ में आ गई उस बच्चे की। मैंने कहा अच्छा, बहुत बहुत बधाई है आपको, आप अपने पुत्र से मिलने जा रहे हैं। तो मैंने कहा आप एक कल्पना करो बेटा कि आपके 4 दिन का एक पुत्र है, आपने बीड़ी सिगरेट पी रखी है, आप अपने उसी मुंह से उस बच्चे को प्यार करोगे, उसको दुलार करोगे, तो आपकी जो ये मुंह की बीड़ी और सिगरेट की जो बदबू है और जो इसकी अंदर की गंध है, वो क्या आपको उस छोटे से बेटे के साथ नहीं जाएगी? लेकिन नस पकड़नी पड़ती है जब सुधार करना पड़ता है। तो अब वो नस पकड़ी मैंने कहा देखो आपके बच्चे के ऊपर, छोटे से नवजात बच्चे पर कितना उसके स्वास्थ्य पे बुरा असर पड़ेगा। आप इस तरह की बीड़ी सिगरेट के मुंह से आप उसको प्यार करोगे, आप उसको दुलारोगे। वो सुनता है, आप विश्वास नहीं करेंगे बहनों और भाइयों, उस व्यक्ति ने उसी समय अपने जेब से अपनी सिगरेट का और माचिस का पैकेट निकाल के चलती गाड़ी से बाहर फेंक दिया कि आज के बाद मैं नहीं पीऊंगा तो नहीं पीऊंगा। लेकिन देखो बिगाड़ने वाले कैसे होते हैं। लेकिन उसी समय जो उसका ड्राइवर था ट्रक का, वो बोला हाँ ये बहन जी सब थोड़ी देर की बात है, जाके देखना वापस शुरू कर देगा। फिर मैंने उसको पकड़ा, मैंने कहा आप जैसे लोग ही दुनिया को बर्बाद करते हैं। आप इसको प्रोत्साहन देने के बजाय कि आज उसने इतना अच्छा कार्य करा है,
कि अपने जेब से सारी सिगरेट बीड़ी निकाल के चलती ट्रेन से बाहर फेंक दी। आपको उसकी पीठ थपथपानी चाहिए कि आज मेरा मित्र एक सही रास्ते पर जा रहा है, बल्कि आप और ये कह रहे हैं कि ये तो वहां जाके वापस शुरू कर देगा। मैंने कहा ये नहीं भी करेगा तो आप जैसे जो मित्र होते हैं ना, वो इन लोगों को गंदगी में ढकेल देते हैं और वो वापस शुरू करवा देते हैं। यहां जाके हमारी संस्कृति बिगड़ती है, यहां हमारा भोजन बिगड़ गया, यहां हमारी भूषा बिगड़ गई। अब मैंने तीसरी चीज क्या बताई थी जी संस्कृति संभालने के लिए? भाषा। आपको याद है, मेरी भाई बहन भूल गए। 3 भ बताए थे ना, भाइयों को भी याद नहीं है। भोजन, भूषा, भाषा। भाषा का तो सबसे ज्यादा सत्यानाश हो गया है, सबसे ज्यादा भोजन का हुआ, भूषा का सबसे ज्यादा, और भाषा को भी लोगों ने इतना अंग्रेजी के चक्कर में इतना बर्बाद कर दिया। शहरों में तो हिंदी भी बोलेंगे ना, खाना खा लिया, जाओ हैंड वॉश कर लो, हैंड वॉश कर लो। हिंदी, हिंदी इंग्लिश क्या है कुछ नहीं पता, बच्चा क्या बोलेगा। ये तो हमारे यहाँ पर, और आज भी हम संस्कृत के पीछे मर रहे हैं, हिंदी के पीछे मर रहे हैं। लेकिन आप ऑफिस से चले जाइए, आप कहीं बड़े दुकान पे चले जाइए, आप यदि इंग्लिश में बात करेंगे तो वो आपको बहुत ज्यादा सम्मान देगा। बड़ी दुकान, मॉल वगैरह में जाके देखिए। मैं अपने छोटे शहरों की, गांव की बात नहीं कर रही, आप जाके देखिएगा हिंदी कहां पर है, कहां पर आपके हिंदी है बताइए। हिंदी राष्ट्रभाषा है ना जी हमारी। संस्कृत तो चलो बहुत हमारी राष्ट्रमाता, क्या वो राष्ट्रमाता जिस क्या कहते हैं, दादी परदादी है, पर अभी तो हिंदी तो है ना। हमारे मोदी जी हिंदी को बढ़ावा देने के लिए बहुत करते हैं। वो बाहर शहरों में जाते हैं, राष्ट्रों में जाते हैं, हिंदी में ही प्रवचन देते हैं, जबकि आज से पहले कभी भी किसी नेता ने हमेशा जाते थे इंग्लिश में प्रवचन देते थे, भाषण देते थे। आज हमारी हिंदी का भी पता नहीं। बड़ी अफसोस की बात है कि हमारी मातृभाषा हिंदी के लिए भी हमें साल में एक दिन हिंदी दिवस मनाना पड़ता है। क्यों भाई? क्या सिर्फ एक ही दिन क्या? और उस एक दिन आप देखिए सारे ऑफिस में 7 दिन पहले से सारे हिंदी के कार्यक्रम, रात को हिंदी का सम्मेलन होगा, सुबह ये होगा, कविता पाठ होगी और जाने क्या क्या कवि सम्मेलन हिंदी के रखे जाएंगे, और हिंदी दिवस के बाद खत्म। कहाँ की हिंदी, कहाँ का क्या। आजकल तो लोगों को अपनी क्षेत्रीय भाषा बोलने में भी बहुत शर्म आती है। जबकि मैंने एक जगह एक मनोवैज्ञानिक का लेख पढ़ा था, उसमें लिखा था कि जिस बच्चे की परवरिश, ध्यान से सुनिएगा ये शब्द, जिस बच्चे की परवरिश और शिक्षा उसके अपने प्रांतीय भाषा में होगी, वो बच्चा सबसे ज्यादा उन्नति करेगा। ये पढ़ा था और ये सत्य है। आज कितने लोगों को आती है? अभी आप लोग यहाँ पे मिथिला में बोलते हैं, बहुत अच्छा लगता है, समझ में आता है। अपनी भाषा में जब व्यक्ति बोलता है तो उसके अंदर की भावनाएं भी प्रकट होती हैं। आप वो भावना दूसरी भाषा में प्रकट नहीं कर सकते। चाहे आप कितना भी अच्छा बोल लो, जो भाषा में हिंदी में अपनी अभिव्यक्ति दे सकती हूँ अपनी भाषा को, वो मैं अन्य भाषा में नहीं दे सकती। और इसका मैंने तो अपने आप अनुभव किया। मुझे रात में बैठ बैठ के इंग्लिश के अंदर प्रवचन बनाने पड़ते थे। जब मैं गयाना, सूरीनाम, त्रिनिदाद वगैरह गई, पहले मैं हिंदी में लिखती थी, फिर उनको इंग्लिश के अंदर कुछ डिक्शनरी वगैरह लेके उनके अर्थ ढूंढ के इंग्लिश में बना के फिर दूसरे दिन आर्य समाजों में और मंदिरों में भी बहुत प्रवचन हुए, तो वहां फिर उनको इंग्लिश में, पर वो बात आ ही नहीं पाती थी। कितना भी मैं कोशिश करती थी, अपने आप को मैं उतनी अच्छी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी जितना मैं हिंदी में कर सकती थी। अपनी भाषा, अपनी भूषा, अपनी वेशभूषा, अपना भोजन अपना ही होता है। दूसरे की चीज कितना भी अपने जीवन में उतारने की कोशिश करो,
लेकिन वो बात कभी आएगी ही नहीं। आप उतार के देख लेना। मेरी कई माताएं बहनें बैठी हैं। क्यों जी? आप यहाँ पर आज अच्छी तरह बहुत सुंदर लग रही है, सब साड़ी में बैठी हैं। कभी आपको कह दिया जाए कि जाइए बदल के जीन्स और टॉप में आ जाइए, तो आप में से कितने तैयार होंगे बताइए? मेरे ख्याल से एक भी नहीं होगा यहाँ पे। और मेरे शहर की बेटी को कह दो इतनी जीन्स और टॉप उठा के साड़ी पहन के आ जाए कि क्या सिरदर्द, ये साड़ी कौन संभालेगा। हमारे गुरुकुल के अंदर की बात बताती हूँ आपको। मैं जीवन में जो उतरी हुई बातें होती है वो बताती हूँ ताकि असर हो जाए। हमारे गुरुकुल के अंदर 4 साल में गुरुकुल राजेंद्र नगर में रही अध्यक्षा। मैंने वहां की जो टीचर्स आती थी, अध्यापिकाएं आती थी, वो सलवार सूट में आती थी। जब मैं वहां गई तो मैंने कहा नहीं, ये नहीं चलेगा। जो एक अध्यापिका का ओरा होता है, एक उसका जो प्रभाव होता है, वो जो साड़ी के अंदर अपनी भारतीय ड्रेस में होता है, वो नहीं हो सकता। तो मैंने साड़ी को लागू कर दिया। मैंने कहा कल से, परसों से, या चलो मैंने कहा 1 हफ्ता और ले लो, सब साड़ी पहन कर आएंगे। 2-3 तो अध्यापिकाएं खड़ी हो गई कि नहीं माता जी, साड़ी तो हमसे तो संभलेगी नहीं, हम तो मेट्रो में आते हैं, फंस आ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, दुनिया भर की उसने, और बारिश में तो भीग जाएगी, हम तो साड़ी में नहीं, और हमारे पास तो इतनी साड़ियाँ भी नहीं है, हम तो सलवार कुर्ता, देखिए बहाने देखते रहे, हमारे पास तो साड़ियाँ भी नहीं है, हम तो सलवार कुर्ता पहनते हैं, हम साड़ी कहाँ से लाएंगे। मैंने कहा अच्छा ऐसे करते हैं, 2-2 साड़ी यूनिफॉर्म के तौर पर आप सबको दे देते हैं। गुरुकुल की यूनिफॉर्म भी कई स्कूलों में होती है, अध्यापिकाओं की यूनिफॉर्म, आपकी भी यूनिफॉर्म हो जाएगी। हम कल ही बाजार जाते हैं, 2-2 साड़ी हर अध्यापिका को दे दें, आप एक दिन छोड़ के बदल के आ जाना। तो वहाँ उनका फैशन आगे आ गया। एक अध्यापिका पता है क्या कहते हैं, रोज रोज एक ही साड़ी पहनेंगे क्या? अब ये भी मुसीबत है जी, एक तो साड़ी ला के दो, ऊपर से फिर तो माता जी तो रोज रोज वो साड़ी पहन के तो कौन आएगा। मैंने कहा अपनी खरीदो, पर आना तो साड़ी में ही पड़ेगा। जो सोच लिया मैंने तो सोच लिया, मैंने तो जो नियम बना दिया तो बना दिया। तो ये स्थिति है हमारे शहरों में। साड़ी पहनकर कैसे आएंगे, रोड कहीं घुस जाएगी, मेट्रो में अटक जाएगी, पानी में भीग जाएगी, हमसे संभाली नहीं जाएगी। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आप जाके देखो। मैंने कहा हम तो साड़ी के अंदर ही पूरे घर का भोजन बनाते थे, बल्कि साड़ी के अंदर ही हम लोग तो नहा के भी बाहर साड़ी लाद के ही निकलते थे। अपने समय की बात आप लोगों का भी होगा, जो घर में माता पिता के साथ रहते हैं, उनके सम्मान के लिए हम लोग तो बाथरूम में ही साड़ी लपेट के आते थे कि बाहर कहीं माता जी, सासू माँ दिख ना जाए, ससुर साहब दिख ना जाए। तो कई बार मैं सोचती हूँ, कई लोग कहते हैं कि नहीं पहले का जमाना ठीक नहीं था, अभी का बहुत अच्छा है। कई बार मैं जब अपने समय को और आप जैसी बहनों को देखती हूँ तो मुझे लगता है वो टाइम तो स्वर्णिम युग था, बहुत अच्छा था। कम से कम माता पिता की आंखों में शर्म तो होती थी, लाज लिहाज तो होता था, अपनी भाषा अपनी भूषा पर गर्व तो होता था। आज तो न माता पिता की शर्म है, न गुरु की शर्म है, न सास ससुर की शर्म है। आजकल तो बेटी के लिए लड़का ढूंढते हैं तो पता है क्या कहते हैं, तो बड़ी अच्छी बात पढ़ी। देखिए पढ़ने से बहुत ज्ञान आता है कि भाई ऐसा लड़का बताओ जो अकेला हो, ताकि हमारी बेटी को ना ज्यादा काम नहीं करना पड़े। तो एक ने जवाब दिया कि यदि ऐसा लड़का चाहिए तो आप अनाथालय से ले आइए। अनाथ चाहिए तो जाओ, जिसके माँ बाप नहीं हो, आपको अकेले लड़के तो आप जाइए, अनाथालय में बहुत लड़के मिलेंगे, आप वहां से ले आइए। क्या आज हम लोग ऐसा चाहते हैं? आज क्या हम लोग चाहते हैं कि हमारे सास ससुर नंद वगैरह सब साथ रहें और एक परिवार मिलके इतना आनंद से रहे? सुबह शाम वहां पे यज्ञ हो, हवन हो, संध्या हो। चलो हवन संध्या नहीं कर सकते,
कोई भी जो आपका ईश्वर भजन है, आप आरती गाते हैं, कुछ देर तो बैठे उस परमपिता परमात्मा के सानिध्य में, किसी भी रूप में बैठे, प्रभु का नाम तो लें, पर वो नाम ऐसा ना हो ओम जय जगदीश, अरे ये क्या कर रहे हैं, ओम जय जगदीश, अरे सुन वो पानी आ गया वहां भर ले, ये प्रार्थना नहीं होती है। इस बात का ध्यान रखना, चाहे आरती भी बोलोगे उस समय परमपिता परमात्मा की आपके अंदर एक मस्ती होनी चाहिए। प्रभु का भजन करते समय तो अपने आप मस्ती आ जाती है, लाने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप उस मस्ती को लाइए। हमारे यहाँ क्या है, पूजा जो अपने हमारे जो पौराणिक भाई बहन है, पूजा करते जाएंगे, बीच में 10 बार बोलते जाएंगे, बहू को आदेश देते जाएंगे, बेटे को आदेश देते जाएंगे, पति को आदेश, फिर ओम जय जगदीश सारे, फिर ये तूने ये क्या कर दिया, फिर ओम जय जगदीश। ये भक्ति नहीं है बहन, ये भक्ति नहीं। आप चाहे किसी भी रीति से करो, चलो मैं यहाँ पर अभी आपको इतना वो नहीं कहती, धीरे धीरे आपकी जब समझ में आएगा तो आप अपने आप इस मेरे दयानंद की तरफ अपने आप लौटोगे। मैंने कहा ना, मैं तो नारा दे रही हूँ दयानंद की तरफ लौटो। पहले दयानंद की तरफ तो लौटे, तभी तो वेदों की तरफ लौटेंगे। अभी तो हमने दयानंद को ही भुला दिया। कितने लोग हैं जो दयानंद की बताई गए पर चिन्हों पर चल रहे, बताइए मुझे कितने लोग हैं। दयानंद ने जब पहला आर्य समाज खोला था बॉम्बे के अंदर, तब उनसे कहा था आप इस आर्य समाज के प्रधान बन जाओ। अभी कोई कह देना किसी को प्रधान, फटाक से आके यहाँ बैठ जाएंगे। मेरे ऋषि ने जवाब दिया, मैं प्रधान नहीं बनने जा रहा हूं, आप ये संभालिए, मैं तो इस आर्य जगत का माली हूँ, इस वैदिक जगत का माली हूँ, माली ही रहूंगा। और माली तो जब काम करेगा तो उसके सिर पर मिट्टी भी गिरेगी, उसके वस्त्रों पर मिट्टी भी गिरेगी, तो मुझे तो माली ही रहने दो, मालिक मत बनाओ। और आज चलिए वो बात मैं नहीं कहती उस पे फोन, लेकिन हम कहाँ चल रहे हैं दयानंद के सिद्धांतों पर। मुझे एक घटना याद आती है, पुष्कर के क्या व्यक्तित्व था मेरे ऋषि का, अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती थी उनके सामने। एक घटना पुष्कर की है, क्योंकि मैं अजमेर से हूँ तो मैं पुष्कर हमारा जाना आना होता है, तो वहां पे जो मंदिर है, एकमात्र मंदिर है, कहते हैं ब्रह्मा जी का, पूरे संसार में कहते हैं ब्रह्मा जी का मंदिर सिर्फ पुष्कर में है। उसके पीछे क्या मनगढ़ कहानी है वो मैं सुनाऊं तो मेरे को भी हंसी आएगी, आपको भी आ जाएगी। क्या क्या लोगों ने कहानी गढ़ दी है कि क्यों एकमात्र मंदिर है। उस मंदिर में महर्षि दयानंद जी 1 महीना जाके रहे थे, और वो कमरा अभी भी है, उसके ऊपर नाम लिखा हुआ है ऋषिवर दयानंद। तो कहते हैं एक दिन महर्षि जी अपने कमरे के बाहर बैठे थे, एक महिला दर्शन करके आई ब्रह्मा जी के, और स्वामी जी के आके भी प्रणाम करा। तो स्वामी जी ने पूछा, और बहन हो गई तेरी बात ब्रह्मा जी से? क्या जवाब दिया ब्रह्मा जी ने तुझे? कि हाँ, मैंने तो ब्रह्मा जी से खूब सारी बातें करी, और ब्रह्मा जी से ये मांगा वो मांगा, उसने बहुत सारी बातें बताई। कि अच्छा मैं तो जाता हूँ तो मेरे को तो नहीं बोलते ब्रह्मा जी, तो क्या चल मुझे भी ले चल अपने साथ। तो कहने लगे आप मेरे साथ चलो, देखो मैं भी आपकी ब्रह्मा जी से बात करा देती हूँ। महर्षि दयानंद उस महिला के साथ ब्रह्मा जी की मूर्ति के आगे गए, और जाके उन्होंने देखा कि देखिए तो कुछ बोल ही नहीं रहे, मेरे से तो कुछ बात नहीं कर रहे। तो उस महिला, अनपढ़ महिला ने जवाब दिया राजस्थान में कि था के आगे तो अच्छा की बोलती बंद हो जाओ, ये बेचारा ब्रह्मा जी तो कहीं करे, मतलब आपके आगे तो अच्छों की बोलती बंद हो जाती, ये बेचारे पत्थर के ब्रह्मा जी क्या करेंगे। ये था मेरे ऋषि का तेज। आज बताइए ना कितनों में है ये तेज, किसके सामने बोलती बंद होती। आज तो अच्छे विद्वानों के सामने भी लोग खड़े होके अपनी जिज्ञासा कम करते हैं, कहते हैं शंका समाधान कम करते हैं, और फालतू की शंकाओं का समाधान ज्यादा मानते हैं। उन शंकाओं में कोई भी एक तथ्य की बात नहीं होती। तो तेरा कहने का तात्पर्य, फिर से मैं वहीं आती हूँ, हमें अपनी ऋषि की तरफ लौटना पड़ेगा।
अपनी भारतीय संस्कृति की तरफ लौटना पड़ेगा। और कम से कम और कुछ नहीं कर सकते, धीरे धीरे धीरे। कोई भी चीज एकदम नहीं होती। हम किसी भी चीज को किसी के ऊपर एकदम थोपना चाहेंगे तो वो मानेगा तो नहीं, भाग अलग जाएगा। ये आप आजमा के देख लीजिए। आपको परिवर्तन लाना है तो धीरे धीरे लाना होगा। जिन भी भाई बहनों में परिवर्तन लाना है तो शनै शनै आप उनकी बात को काटिए मत, अपनी बात को ऊंचा रखिए, वो अपने आप आपकी बात मानने लग जाएंगे। यदि मेरी बात सही है तो आप लोग अपने आप मानेंगे। क्योंकि अपनी भूषा को रखना चाहिए बचा के कि नहीं बहनों? जोर से बोलो, रखना चाहिए ना। और अपनी भाषा को भी बचा के रखना चाहिए। आज आप मैथिली में बोलते हैं, कितना मजा आता है। और यही मैं आपको कह दूं, नहीं मेरे मैथिली समझ में तो इंग्लिश में बात करो, आप कहेंगे जाइए माता जी अपने घर, हमें तो नहीं आती, हम तो मैथिली में ही बोल सकते हैं। अभी जैसा मैंने कहा कि आपसे मैं कह दूं कि अब घर जाइए, आपके लिए मैंने वहां पे जीन्स और टॉप खरीद के रख रखे हैं मॉल से, पहन के आ जाइए, आप मना कर देंगे। आप रक्षा कर रही हैं हमारी संस्कृति की, चाहे जैसे भी कर रही हैं, किसी भी तरह से कर रही हैं। मैं फिर एक कट्टरपंथी पे नहीं आती। धीरे धीरे आप अपने आप जब जैसे जैसे दयानंद को जानेंगी, जैसे जैसे दयानंद को पढ़ेंगी, आप स्वतः ही आपके कदम उस तरफ बढ़ेंगे। हमें बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जबरदस्ती लगाम बांध के किसी को नहीं ला सकते आर्य समाज में। आपको आर्य समाज ऐसा बनाना पड़ेगा कि स्वतः व्यक्ति उसके अंदर खींचता हुआ चला आए। हम जबरदस्ती चाहते नहीं, ये भी आए वो भी आए। क्यों आए भाई? आप क्या देते हैं उनको? जहां अच्छा भोजन मिलता है वहां अपने आप सारे भूखे चले आते हैं कि नहीं आते हैं? दिन में लंच के टाइम पे, खाने के टाइम पे भूख लगती है तो सब खींचे चले आते हैं ना। आपका भोजन है और फिर पूछते क्या बनाए जी आज? पहले पूछेंगे कि क्या बनाया है, ताकि उनकी भूख और प्रज्वलित हो जाए, ज्यादा हो जाए। तो हमें भी अपने आर्य समाज में कुछ ऐसा दे कि अपने आप लोग खींचे चले आए। ये नहीं है कि ये फर्स्ट क्लास है तो यहाँ संख्या कम है और थर्ड क्लास में ज्यादा होती है। हमारा तो थर्ड क्लास ही बना दो, संख्या तो लाओ इसमें, एक बार तो लाओ। फर्स्ट क्लास तो हम अपने आप बना देंगे। इतनी शक्ति दी है दयानंद ने कि हम फर्स्ट क्लास अपने आप बना देंगे। पर अपने अंदर उनको खींचने की एक चुंबकीय शक्ति तो लाओ जैसी दयानंद में थी। अच्छे अच्छे बिगड़ेलों को उन्होंने अपने प्रभाव से इस आर्य समाज रूपी मंच पर लिया है। कल सुना रहे थे ना किस्सा आचार्य जी अमीचंद जी का। आज उनके भजन हम लोग भी गाते हैं, बड़े और इतने शौक से गाते हैं, एक से एक सुंदर भजन। कितने उदाहरण है, अमीचंद जी का है, स्वामी श्रद्धानंद जी का है, गुरुदत्त जी का है। कितने उदाहरण दे। व्यक्ति के अंदर अपना एक गुण होना चाहिए खींचने का, अपनी तरफ आकर्षित करने का। जिस दिन हम उस गुणों को अपना लेंगे, इसीलिए कहते हैं फिर कह रहे हैं दयानंद की तरफ लौटो, उसकी तरह अपने आप को मजबूत और आकर्षित और दृढ़ बनाओ, ताकि अपने आप व्यक्ति आपकी तरफ खींचा चलाए, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे कोई भी हो। हिंदू तो है। और आज एकता की बहुत ज्यादा जरूरत है हम लोगों को। मेरी बहनों भाइयों, जैसे बता रहे हैं कि दुनिया लोग हमारी हिंदुत्व को, हमारी हिंदू जाति को बांटने में बुरी तरह से लगे हुए हैं, समाप्त करने में बुरी तरह से लगे हुए हैं। और उसका एकमात्र कारण यही है कि हम लोग जातिवाद में बटे हुए हैं। कोई वर्मा है, कोई शर्मा है, कोई जैन है, कोई है। अरे पहले सारे एक हिंदू बन जाओ, आर्य बन जाओ, एक राष्ट्र के राष्ट्र बन जाओ, एक भारतवासी बन जाओ। और लोगों से यदि सामना करना है तो आप उसी तरह से कर सकेंगे, भारतवासी बन के ही कर सकेंगे। वर्मा, शर्मा और जैन और ये सब मिलके नहीं कर पाएंगे। अपने आप को एकत्रित कर लो, अपनी संस्कृति को पहचानो, अपनी भाषा, भूषा, वेश को पहचानो। क्योंकि हम जब बाहर जाते हैं, हमें कोई हिंदी बोलते सुनता है तो यही कहता है ना कि ये भारतीय है, ये हिंदुस्तान से आया हुआ है। भाषा का इतना प्रभाव पड़ता है। एक जर्मन आएगा, जर्मनी बोलेगा तो सीधा कह देंगे कि ये जर्मन से आया, ये जर्मनी बोल रहा है। ये इंग्लैंड से आया, ये इंग्लिश बोल रहा है।
भाषा से तो उसका देश पहचाना जाता है। हमारा देश पहचाना जाता है कि हम किस देश के हैं। एक बहुत अच्छी बात जो देखो बाहर के विदेशी भी आके यहाँ पे महसूस करते हैं। एक बार एक जापानी यहाँ हिंदुस्तान आया, उसने कहा, वहां जब वो वापस गया तो उससे किसी ने पूछा कि क्या तुमको हिंदुस्तान नजर आया, क्या तुमने भारत के दर्शन करे? आप लोगों के लिए मेरे लिए बहुत सोचने की बात है। उस जैपनीज से जर्मन से पूछा कि क्या तुमने हिंदुस्तान जाके भारत के दर्शन किए, हिंदुस्तान देख कोई भारतवाद से मिला? कहते मुझे तो वहां जाके किसी भी भारत के दर्शन नहीं हुए। ये शब्द कहे उसने अपने देश में जाके कि मुझे तो भारत नजर ही नहीं आया, मुझे तो कहीं हिंदू नजर आया, कहीं मुसलमान नजर आया, कहीं क्रिश्चियन नजर आया, कहीं जैन नजर आया, कहीं शर्मा नजर आया, भारतीय तो कोई नजर ही नहीं आया। हम लोग इस तरह से बैठे हुए हैं, अपने ही भाई बहनों की बुराई दूसरों के सामने कर देते हैं, विदेशों के सामने कर देते हैं, और वो फिर जाके हमारा इस तरह से प्रचार होता है कि वहां भारतवासी कोई नहीं था, सब आपस में बटे हुए थे। और जब तक बटे हुए रहेंगे तब तक हम लोग कटते रहेंगे। यदि अपने आप को एकत्रित करना है, राष्ट्र को बचाना है, अपनी संस्कृति को बचाना है और अपने आप को भारतीय कहलाने में गर्व महसूस करना है। अभी तो गर्व भी नहीं महसूस करते, अपने आप को भारतीय बताने में भी शर्म आ जाती है कई लोगों को। हम तो अमेरिका में पढ़ते हैं कि बड़े गर्व से कहते हैं, और उन्हें ये नहीं पता कि एक समय था कि अमेरिका के लोग भी यहाँ भारत में पढ़ने आते थे। मेकाले जो पहला यहाँ पे शिक्षा शास्त्री बन के आया था लंदन से, जब अंग्रेज आए थे यहाँ पे, तो उसने जाके यहाँ के जब गुरुकुलों को देखा था, यहाँ की नालंदा विश्वविद्यालय को देखा था, यहाँ की शिक्षा प्रणाली को देखा था, तो उसने जाते ही सबसे पहले इंग्लैंड में अपने उससे पूछा तुम क्या वहां के बारे में क्या सोचते हो? तो उसने एक ही शब्द कहा था, एक वाक्य बोला था कि यदि हिंदुस्तान पे राज्य करना है तो सबसे पहले उसकी संस्कृति को, उसके गुरुकुलों को, उसकी सभ्यता को समाप्त करना पड़ेगा, तभी आप वहां राज्य कर सकते हैं, नहीं तो आप कभी राज्य नहीं कर सकते। हमारी इतनी बुलंद संस्कृति थी कि बाहर के लोग यहाँ राज्य करने से घबराते थे कि जब तक यहाँ की ये गुरुकुल प्रणालियां, ये जब तक यहाँ की सभ्यता, यहाँ के वेद, यहाँ की संस्कृति, यहाँ इनको नष्ट नहीं करेंगे तब तक आप राज्य कर ही नहीं सकते हिंदुस्तान में। और उन्होंने सबसे पहला काम यही करा, हमारे गुरुकुलों का नाश किया, हमारी संस्कृत का न्यास किया और इंग्लिश स्कूल बनाए, प्राइवेट स्कूलों को खोला और उसके अंदर जबरदस्ती हमारे बच्चों को एडमिशन कराने के लिए मजबूर किया गया और फिर अंग्रेजों ने अपना यहाँ राज्य स्थापित करा। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, फिर से कोई विदेशी हमारे ऊपर आके राज्य ना कर ले, फिर से हम किसी के गुलाम ना बन जाएं। जिस स्वतंत्रता के लिए मेरे हजारों वीर सैनिकों ने सिर कटा दिए, उनकी कुर्बानियां व्यर्थ ना चली जाएं। आज भी समय है, एक हो जाइए, अपनी संस्कृति को संभाल लीजिए और अपनी संस्कृति के ऊपर नाच करना सीखिए, अपनी संस्कृति के ऊपर गर्व करना सीखिए। शर्म से मत कहिए, गर्व से कहिए कि हाँ हम भारतीय हैं, हम गुरुकुल प्रणाली के रक्षक हैं, हम संस्कृत के रक्षक हैं, हम हिंदी के रक्षक हैं। उस दिन मेरा देश बच जाएगा, उस दिन दयानंद के सपनों का साकार हो जाएगा और हम फिर से कह सकेंगे, हाँ हम गर्व से कहेंगे हम उस दयानंद के सिपाही हैं। बनना चाहते हैं ना? एक बार जोर से बोलो, बोल महर्षि देव दयानंद की जय। आज हम दयानंद की तरफ लौटे, तभी हमारी संस्कृति बच सकती है, हमारी सभ्यता बच सकती है। वरना तो हम विदेशियों के प्रभाव में आके अपनी भाषा, भूषा, वेश सब कुछ भूल चुके हैं। आइए वापस हम अपनी संस्कृति की तरफ लौटें, दयानंद की तरफ लौटें। वेदों के तब लौटेंगे जब पहले दयानंद की तरफ लौटेंगे। पहले दयानंद को समझ लो, दयानंद को पढ़ लो, दयानंद की नीति को समझ लो, फिर अपने आप को हम आगे बढ़ाएंगे। मैं अपने समय के अनुसार, मैं अपनी वाणी से जितना आप लोगों को कुछ दे सकी, आप लोगों ने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।